वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका से वापस आए हैं, वहाँ पर बड़ी शानदार तकरीर की, आपने उसके ऊपर कमेंट भी किए। लेकिन अब इमरान खान अपनी काबीना का जो ऑर्डर है उसमें भी चेंज लाने के लिए जो है उन्होंने इंदिया दे दिया है, प्रोविंशियल काबीना में भी तब्दीली लाने के लिए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये तब्दीलियाँ करनी चाहिए अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, या इन्हीं लोगों से काम लेना चाहिए कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं? देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, जो कैप्टन होता है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अंडर द लॉ ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो जो भी अपनी टीम खिलाना चाहता है और जिस भी बैटिंग ऑर्डर पे उसे रखना चाहता है, किसी को ये पोर्टफोलियो देना चाहता है, किसी को कोई और, तो ये उसकी मर्ज़ी है और वो बेहतर समझ सकता है कि किस शख्स को क्या हमने कराना है। लेकिन जो गवर्नेंस की बात है उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसे हर वो इकदाम करना चाहिए जिससे बेटर गवर्नेंस हो, क्योंकि बेटर गवर्नेंस इस मुल्क में जिसके तरक्की की जो एक वजह बनेगी वो ये है कि हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसमें इतने फ्लॉज हैं, उसमें इतने रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमारे ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करना है, हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं आके अदारों को मजबूत करूँगा, तो अदारों को मजबूत करने के लिए उन्हें जो भी इकदाम करने चाहते हैं हम उनके साथ होंगे। और ये एक अच्छी चीज़ होगी कि वो एक बात के बाद अगर समझते हैं कुछ अरसे के बाद कि कोई शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे चेंज करते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। इमरान खान की स्पीच पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी एक ठोस मजबूत मौक़िफ़ पाकिस्तान का, कश्मीर का और इस्लाम का दुनिया के सामने रखा, क्या आप समझते हैं कि आलमी ताकतों या आलमी माफिया के ख़िलाफ़ डट जाने के बाद इमरान खान के लिए ख़तरात दुनिया में बढ़ जाएंगे, जिस तरह से पहले माजी में होता रहा है कि इस किस्म का लीडर जब भी इमर्ज हुआ है तो दुनिया ने उसे रहने नहीं दिया? देखिए, इमरान खान ने ये तमाम बातें दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए नहीं की, ये बातें उसने की हैं अपने मज़हब को सामने रखते हुए, रियासत मदीना को सामने रखते हुए, और जिस पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फॉलोअर है उसको मद्देनज़र रखती है, और जिसकी ये टीचिंग्स हैं कि जनाब जब आपने हक़ की बात करनी है, और उसने करबला के वाक़े को सामने रखते हुए ये बातें की कि फिर ये चीज़ें खौफ व ख़तर मैटर नहीं करते, जो चीज़ मैटर करती है कि आपके नबी की अगर नामूस रिसालत का मसला है और उनकी शान में कोई गुस्ताखी हो रही है तो आपने डट के उसका मुकाबला करना है, दुनिया को मैसेज देना है। तो ये वो वाहिद पाकिस्तान का लीडर है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है, जिसने उनको झंझोड़ा है कि जनाब असल इशू क्या है। अगर ख़तरात होते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो न डर हो, उसके अंदर खौफ ना हो, और अगर खौफ हो तो सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ हो। तो मैं नहीं समझता, हाँ ख़तरात बढ़ जाएंगे लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। ख़तरात तो बहुत, देखिए ना आपने, वो मुझे याद आ गया नेल्सन मंडेला की एक, कि वो जब जेल में था तो 20 साल जब गुजर गए तो उसने कहा कि एक दिन मैंने सोचा कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, बहुत हो गया। तो फिर उसने कहा कि मेरे सामने इमाम हुसैन का साने करबला आ गया, और उसमें मुझे पता लगा कि जनाब नहीं, हक़ की खातिर आपने सर नहीं झुकाना, और जो शख्स हक़ के ख़िलाफ़ है उससे हमेशा जंग करनी है। तो ये चीज़ें लीडर्स की क्वालिटीज़ ही ये होती हैं कि वो ना डर होते हैं। लेकिन ऐसा लीडर जो एक तकरीर के साथ इंटरनेशनल लीडर बन जाए और फिर दुनिया, सऊदी अरब उसको कहे कि ईरान के साथ हमारे मामला जो है वो सेटल करें, और फिर वो इस्लाम का मुकदमा भी पेश करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मुकदमा भी लड़े, तो क्या ऐसे लीडर की को सेफ गार्ड करने के लिए हमें रियासत को इकदाम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, और सेफ़ गार्ड करने वाली उसकी ज़ात है अल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं, इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि जो रात कब्र में है वो कब्र में ही रह आएगी, और जो बाहर है मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा मजबूत है। बीइंग मुस्लिम्स ये हमारा ईमान है। बेशक दुनिया की जितनी ताकतें हों, लेकिन जो बचाने वाला है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो ये बातें अपनी जगह पे हैं कि स्टेट को उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना चाहिए, इंटरनेशनली उनके ख़िलाफ़ साजिशें भी होंगी, कॉन्स्पिरेसी भी होंगी, लेकिन यही वो चीज़ें हैं कि जैसे मैंने कहा कि जो एक आम लीडर को एक इंटरनेशनल लीडर बनाता है। और मुझे उम्मीद है कि वो जिस अंदाज़ में उभर के सामने आए हैं एक इंटरनेशनल और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा के एक उभरते हुए लीडर के तौर पे, वो ज़रूर अपनी उम्मा को भी लीड करेंगे, और ये जो मुस्लिम ममालिक हैं इनको आपस में लड़ने से, झगड़ने से और एक एमिकेबल सलूशन की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, राजा आमिर बाद साहब, आपसे जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें बड़ी पेशरफ सामने आ रही हैं। 3 मुल्ज़मान जो वीडियो में मौजूद थे, नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और ग़ुलाम जिलानी, उससे बरी कर दिया गया। और अब
वो जज, वो मोहतरमा जज जिनकी जानिब से वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया गया और फिर वो मजिस्ट्रेट के पास चला गया, उन्होंने बताया कि उन्हें भी जो है वो अप्रोच किया गया था मुलजमान की जानिब से। तो एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया अरशद मलिक का, उसमें उन्होंने बताया कि मुझे पैसों की ऑफ़र हुई, जाती उम्रा ले जाया गया, मदीना ले जाया गया, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं हैं, लोग अप्रोच कर रहे हैं जजेस को। देखिए जजेस को भी अप्रोच कर रहे हैं, और ये बात आप जब हम वो नैब का सेक्शन कर रहे थे मैंने बात इसके की बाद थी मैंने उसी पे आना था कि जनाब ये पॉलिटिकल जो अपॉइंटीज़ होते हैं, ये जो अदारों के अंदर वो बैठे हुए हैं ब्लैक शीप्स, ये अदारों के अंदर जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं, ये वो लोग बैठे हुए हैं कि जिनको अपॉइंटी इसलिए किया गया था। इस पे इंक्वायरी भी आपके इल्म में है कि जो स्पेशल जज हैं अब ऑलरेडी वो कर रहे हैं, तो ज़्यादा तो कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को डिस्चार्ज करता है तो ये मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखें, और डिस्चार्ज का मकसद ये नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पे बरी हो गए हैं। वो जो मुतल्लिका अदालत है वो उन्हें दोबारा भी कॉल कर सकती है, और अगर कोई एविडेंस ले आते हैं तो उनको ये इट्स नॉट एन इक्विटल कि वो बरी हो गए हैं, उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। और इस केस में देखा जाए कि जज अरशद मलिक की हद तक हमें अभी तक नज़र नहीं आया कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या एक्शन ले लिया, वहाँ के चीफ जस्टिस ने क्या किया, क्योंकि अरशद मलिक तो 100% हैंड्स इन ग्लव मिला हुआ था शरीफ फैमिली के साथ, और जब उसको यहाँ से पैसे नहीं मिलते, चेक बाउंस होता है, तो कभी वो जाती उम्रा पहुँचा होता है, कभी वो मक्का मदीना पहुँचा होता है। तो इस शख्स के ख़िलाफ़ तो वाकई फ़ौरन से पेशतर कार्रवाई होनी चाहिए, और एक एग्जांपल बनाएं ताकि बाकी जुडिशल ऑफिसर्स को समझ आए कि अप्रोच होना या इस किस्म के किसी किस्म की इंड्यूसमेंट में आना, इसके बहुत सख्त नताइज होंगे। जब माफिया इतना बाअसर होगा, अरबों खरबों उसके पास होंगे, तो नैब बेचारा किस तरह से सजाएं दिलाएगा अदालतों में? देखिए माफिया हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा, इसीलिए गॉड फादर का लफ्ज़ यूज़ हुआ, इसीलिए सिसिलियन माफिया कहा गया। इनसे जंग तो करनी है, लेकिन अगर हम दुनिया के ममालिक में देखें, आप यूरोप में देखें, आप अमेरिका में देखें, आप साउथ अमेरिका में देखें कि इन माफियाज़ को अल्टीमेटली शिकस्त दी गई। अब माफियाज़ को आपने शिकस्त देनी है, अगर आपने अपने मुल्क को आके लेके जाना है। अगर दोबारा माफिया के हाथ में देंगे तो हमने अपना मुल्क का हाल देख लिया है, और अब जो नई जियो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये मुल्क माफियाज़ के हाथ जाए, क्योंकि माफियाज़ पर आपके दुश्मनों से भी मिले होते हैं, अपनी उनकी इंटरेस्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है। तो आपके जो बॉर्डर्स पे आसपास दुश्मन हैं, अगर आपके माफिया उन ममालिक के साथ नरम दिली से या उनके साथ मिल जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे स्टेट, और एक चीज़ ज़हन में रखिए, स्टेट जो होती है ना उससे स्ट्रॉन्ग कोई माफिया नहीं होता, और जो रियासत है अगर वो दयानतदारी से काम करेगी तो तमाम माफियाज़ को एलिमिनेट किया जा सकता है। रियासत अगर इतनी ताकतवर है तो फिर ये जो माफिया से डील और ढील की खबरें हमारे सामने आती हैं या इतलात हमारे सामने आती हैं, ये क्यों सामने आती हैं? देखिए ना कोई डील होती है, ये सारा आपका मीडिया ये सारी चीज़ें प्रोपोगेट करता है, और वो सियासतदान कि जब उनसे 500 अरब की या उनसे टीटीओं की या उनसे फेक अकाउंट्स की बात कही जाती है, तो वो उनका जवाब देने की बजाय इस किस्म की बातें कर दी जाती है कि जी हमें डील नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मुझे तो पता है कि नैब के कवानीन में एक ही रास्ता है, वो रास्ता कानून कहता है, क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आपकी ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन है, अपील्स हाई कोर्ट में पेंडिंग है, माँ सिवाय प्ली बारगेन के, जो कि एक कानूनी रास्ता है, एक चीज़ मौजूद है। अगर वो कहते हैं कि जनाब हम जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस करने के लिए तैयार हैं, तो वो अपना जो उनसा है क्राइम को कबूल करें, मान जाएं, पैसा वापस कर दें, और फिर उसके बाद उन्हें जेल की जो सलाखें हैं उससे आज़ाद कर दिया जाएगा, दुनिया में जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। तो डील का एक तरीका ये भी हो सकता है, डील का तरीका कि जब हाई कोर्ट में जब ये केस चले तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हो नैब का वो उस तरह से अपना केस स्ट्रांगली आर्गू ना करे, तो ये भी डील की एक दूसरी शक्ल है। देखिए ये प्रिजम्पशन है, अभी अगर वो ना भी करे तो मैं समझता हूँ कि जब अपील्स लगी होती हैं तो उनके पास जो जजेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खाली ये नहीं देखते, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में वो खाली ये नहीं देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसिक्यूटर है वो क्या कह रहा है, वो देखेंगे कि ये एविडेंस क्या कह रहा है, ये गवाहों ने क्या कहा है, आया कि वहाँ पे जो उनके से मनी ट्रेल मांगा गया था, आया उसकी तमाम बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, आया वो कतरी ने आके स्टेटमेंट दे दी है, आया उन्होंने बता दिया है कि जनाब ये पैसा हम यहाँ से कमाते थे, ये इसकी सोर्स थी, ये चीज़ें तो फाइल में मौजूद होती हैं, प्रोसिक्यूटर के कहने या ना कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑल्दो के उससे थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन जजेस की कॉम्पिटेंसी ये है कि वो इन चीज़ों को देख के फ़ैसला करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत माशाल्लाह अच्छे जजेस मौजूद हैं। अगर उनके पास केस चलता है
तो वो इसको यकीनन डिटर्मिन कर लेंगे कि एविडेंस क्या कहता है, आया मनी ट्रेल आ गया है, आया एवन फील्ड के वो जो हसन हुसैन के थे जो उस वक़्त कम उम्र थे, आया वाकई ही वो इतने कारोबारी लोग थे कि उन्होंने कारोबार कर लिया और वो अपना एविडेंस लिया है कि जिससे उनके वालिद साहब को सज़ा ना हो और वो ये बता दें कि जनाब ये आया वो ट्रस्ट डीड जो मरीम ने दी थी वाकई ही जज साहब ने सही इस फैसले पे आए कि उसमें किसी किस्म की वो कैलिब्री फॉन्ट शायद पहले से आ गई थी। ये चीज़ें तो रिकॉर्ड की हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन से ज़्यादा वो फाइल बोलेगी और वो एविडेंस बोलेगी।